तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है सोडम को दिखाते हुए, जो उन्हीं से बोल रही होती कि तुमने तो डीमन गुफा वाला टास्क पूरा कर लिया है और तुम्हें मिड रैंक का बोर्ड भी मिल गया, तो अब आगे क्या करने के बारे में तुम सोच रहे हो। फिर वो नहीं बोलता, अभी के लिए तो मुझे बस अपना डेंटेन को ठीक करने का अवसर ढूंढना चाहिए। और वह सोडम बोलती, तुमने तो पहले भी यही कहा था पर वो हो नहीं पाया था, और क्या तुम फिर से ऐसे ही करने वाले हो। वो नहीं बोलता, एक रास्ता है, क्या तुमने सर्वशक्तिमान ईश्वरीय डॉक्टर के बारे में सुना है। फिर सोडम बोलती, सर्वशक्तिमान ईश्वरीय डॉक्टर, वह कौन है। फिर वो नहीं उसे बताता, वो एक ऐसे डॉक्टर है जो हर चीज का इलाज करने में सक्षम है, और वह कहते हैं कि यदि तुम उसकी कीमत अदा कर सके तो वह तुमको ठीक कर देंगे। और मैंने जो सुना है उसे उन्होंने एक टूटे हुए डेंटिन को भी ठीक कर दिया है। 10 महीने में सर्वशक्तिमान ईश्वरीय डॉक्टर यहाँ 6 ब्लड वैली में आएंगे। फिर सोडम बोलते, तो फिर तुम उसे भुगतान करोगे और वह ठीक कर देंगे, लेकिन तुम तो तुम्हारा अपना सारा पैसा गेस्ट हाउस में छोड़ दिए हो, और अभी मेरे अलावा तुम्हारे पास और कुछ भी नहीं है। फिर वह सोडम पूरा गुस्से से वो उन्हीं को मारते हुए बोलती है, यू बास्टर्ड मूर्ख, क्या तुम डॉक्टर की कीमत का भुगतान करने के लिए तुम मुझे बेचोगे। मैं तुम्हारी माँ की निशानी हूँ बास्टर्ड। फिर उन्हें बोलता है, नहीं नहीं, तुम किस बारे में बात कर रही हो, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था, इसकी कीमत मुझे एक औषधि जड़ी बूटी को ढूंढने पर चुकानी होगी। फिर वह जोबेक वोनी की तरफ देखते हुए बोलता है, वह पागल लड़का अब क्या कर रहा है, और क्या मुझे भी उसी की तरह नकल करना चाहिए। और फिर हम लोग सोडम को देखते हैं, जो वोनी से बोलते, क्या जड़ी बूटी से तुम उनकी कीमत चुकाओगे। और वो नहीं बोलता है, हाँ, 10 महीने में सर्वशक्तिमान ईश्वरीय डॉक्टर एक विशेष मेडिकल जड़ी बूटी की खोज के लिए कहेंगे, और क्योंकि मैं एक जासूस हूँ तो इसीलिए मुझे वो स्थान पता है कि वो कहाँ पर है। और वह सोडम बोलती, ओह सच में, वो नहीं तो तुम्हारे पास पहले से ही यह योजना थी। और वो नहीं बोलता है, मुझे कम से कम कोशिश करना चाहिए और रक्तपंथ में रैंक 1 आना चाहिए। फिर सोडम बोलती, तुम्हारा परिवार एक सच्चा ऑर्थोडॉक्स कबीले से है, लेकिन तुम तो हेरिटिक फैक्शन में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। फिर वो नहीं बोलता है, दिन के अंत में वे अभी भी इंसान है, लेकिन सड़े हुए लोग सड़े हुए ही होते हैं, भले ही वो ऑर्थोडॉक्स या हेरिटिक फैक्शन से हो। और फिर सभी लोग अपने 6 ब्लड वैली में वापस आ जाते हैं, तो वो देखते हैं कि वैली के सारे लोग खून से लथपथ नीचे गिरे हुए होते हैं। और तभी वो कैप्टन और सभी लोगों को अपने पीछे रुकने के लिए बोलते हैं। फिर वो आगे जाकर देखते और चिल्लाते हुए बोलते हैं, यहाँ पर क्या हुआ है और यहाँ पर ये सब किसने किया है। और तभी वो लोग का नजर पड़ता है एक जाइंट आदमी के ऊपर, जो आदि मानव टाइप का लग रहा होता है। और फिर वह जाइंट आदमी उन सभी वैली के लोगों को मारने के बाद बोलता है, ये लोग भी कूड़ा है, किसी में भी मुझसे लड़ने की ताकत नहीं है। और कैप्टन वो चिल्लाते हुए बोलते हैं, तुम कौन हो। और फिर वह जाइंट आदमी तिरछी नजर से पीछे देखता है और हंसते हुए बोलता है, ओहो, ताजा खून आ गए हैं। और वह जाइंट जिस आदमी का गर्दन पकड़कर ऊपर उठाया हुआ होता है उसे वो फेंक देता है। और फिर हम लोग कैप्टन ओ को देखते हैं, जो सभी अपहरण किए हुए बच्चे से बोलते हैं, सभी कोई मेरे पीछे रहेंगे, और यह बोलकर वो जाइंट के ऊपर हमला कर देते हैं। और तभी वो जाइंट कैप्टन का हाथ पकड़ लेता है और उसके हाथ को मोड़कर उसके हाथ से तलवार को नीचे गिरा देता है। और फिर हम लोग उस जाइंट को देखते हैं जिसका आंख पूरा व्हाइट कलर का हो जाता है, और वह कैप्टन का गर्दन पकड़े हुए बोलता है, तुम एक बड़े रक्तपंथ हो, हाई रैंक वाले, इसीलिए मुझसे दूर हो जाओ। और यह बोलकर वो जाइंट कैप्टन को एक जोरदार मुक्का मार देता है, और वह उड़ते हुए कुछ दूर पीछे जाकर गिर जाते हैं। और फिर वो ने उस जाइंट को देखते हुए सोचता है, कैप्टन ओ एक ही झटके में हार गए। और फिर वो ने कैप्टन ओ की तरफ देखते हुए हैरानी से सोचता है, उस जाइंट से लड़ना एक पागलपन है, और कैप्टन ओ जैसे उच्च श्रेणी के मास्टर के लिए ऐसा बनना असंभव है, और एक कमांडर के लिए भी उसके साथ ऐसा करना असंभव होगा। और मुझे नहीं लगता कि मैंने अपने पिछले जीवन में इस पॉइंट पर 6 ब्लड वैली में इस स्तर में किसी मास्टर के बारे में सुना है, और यह जाइंट बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। मुझे तो बस यही जानना है कि यह कौन है। और फिर हम लोग जोबे को देखते हैं, जो उस जाइंट से बोलता है, तुमने कैप्टन ओ को मार डाला। और वो ने अपना मन में सोचता है, वो मरे नहीं है मूर्ख, पीछे हटो, उसके सामने मत जाओ। और तभी वो जाइंट आदमी पूरा ताकत लगाकर जोर से ताली बजाता है, और वो नहीं दर्द के मारे चीखते हुए अपने दोनों कान को बंद करता है और सोचता है, उसने तो केवल ताली बजाई, लेकिन हवा का दबाव इतना तेज लग रहा है जैसे कि मेरे कान के पर्दे फट जाएंगे। और वह जाइंट आदमी देखता है सभी कोई अपने कान को बंद करे चीख रहे होते हैं। और फिर वह बोलता है, बस इतनी सी बात का बतंगड़ बनाना तुम लोगों को अच्छी तरह से आता है, और क्या तुम लोग भी कूड़े हो। और फिर हम लोग सोडम को देखते हैं, जो वोनी से बोलती है, क्या तुम ठीक हो वोनी, और क्या तुम मुझे सुन सकते हो। फिर वो नहीं उसे बोलता है, मेरे कान के पर्दे, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो फट जाएंगे, और मैं अपने आसपास की आवाज भी नहीं सुन सकता हूँ। और फिर हम लोग देखते हैं वो नहीं का कान से ब्लड निकल रहा होता, और वह सोडम से बोलता है, मुझे उबकाई आ रही है और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं अभी उल्टी कर दूंगा। फिर वो नहीं चौंकते हुए बोलता है, मेरे सीने के अंदर यह गर्म एहसास क्या है। और वह सोडम बोलती, तुम्हारी छाती गर्म हो रही है,
क्या तुमने पिछली बार ब्लड वर्म के साथ भी ऐसा नहीं कहा था? फिर वो नहीं बोलता, यह उस समय से अलग है और मेरे कान बजने भी बंद हो गए और मेरे घाव भी ठीक हो गए। और फिर वो नहीं उस जाइंट को देखते हुए बोलता, धत तेरी की, यह तो हम लोगों के पास आ रहा है। फिर जोबेक अपने भाई सोंग वोयुन को बचाने के लिए उस जाइंट के सामने खड़ा हो जाता है और उस जाइंट से बोलता है, तुम्हें मारने की चुनौती देता हूँ और मेरे भाई को छोड़ने से पहले तुम्हें मुझे मारना होगा। और फिर वो नहीं सोचता, सोंग जोबेक और सोंग वोयुन, क्या उन्होंने तभी इसे सहन कर लिया? यदि वे पास हो जाते तो मेरे लिए बेहतर होता कि वहां पर से साइड से निकल जाना। और फिर सीन शिफ्ट होता है उस जाइंट को दिखाते हुए, जो एक डरावनी हंसी के साथ बोलता है, पास। और जोबेक बोलता है, ये पास क्यों बोल रहा है? और यह बोलते ही तभी वो जाइंट आदमी जोबेक के सर पर एक जोरदार मुक्का कसकर मार देता है और जोबेक नीचे गिर जाता है। फिर जोबेक का भाई वोयुन उसे उठाते हुए बोलता है, क्या हुआ है भाई, उठो तुम। और फिर हम लोग सोडम को देखते हैं, जो वो नहीं से बोलती है, क्या तुम यहाँ से भाग जाओगे? फिर वो नहीं बोलता, हाँ मैं भाग सकता हूँ और मुझे नहीं पता अगर मैं यहाँ रहूंगा तो मेरे साथ क्या होगा। और तभी वो जाइंट आदमी अपनी तिरछी नजर से वो नहीं को देख लेता है और स्माइल करते हुए बोलता है, ओहो यहाँ पर अभी एक और बचा हुआ है। फिर वो नहीं बोलता है, अरे यार उसने तो मुझे देख लिया, जल्दी भागो यहाँ से। और वह सोडम भी वो नहीं के साथ भागते हुए बोलती, अपनी आंखें बंद कर लो और जितनी तेज भाग सकते हो भागो यहाँ से। फिर वो जाइंट भी पूरा तेजी से दौड़ते हुए पीछा करने लगता है। फिर वो वोनी के सर पर एक लात कसकर मार देता है और वो बेहोश हो जाता है वहीं। फिर सीन शिफ्ट होता है कैप्टन ओ को दिखाते हुए, जो बेहोश हुए होते हैं और उसके मुंह से ब्लड निकल रहा होता है और उसे कमांडर सोंग हू उठा रहे होते हैं। फिर वो कमांडर के सामने उठकर बैठ जाता है और बोलता है, कमांडर आप यहाँ पर? और वह कमांडर बोलता है, क्या तुम ठीक हो कैप्टन? तुम बच्चों को ट्रेनिंग देकर अपॉइंटेड समय तक वहां नहीं आए तो इसीलिए मैं पर्सनली यहाँ पर आ गया। और ज्यादातर कैडेट गंभीर रूप से घायल कैसे हो गए, क्या हुआ था यहाँ पर? और फिर कैप्टन बोलता है, मुझे माफ कर दीजिए कमांडर, कोई जंगली आदमी यहाँ पर आ गया था। फिर वो कमांडर बोलता है, कोई जंगली आदमी? क्या तुम कह रहे हो कि किसी बाहरी आदमी ने ऐसा किया है? फिर कैप्टन बोलता है, यह थोड़ा शर्मनाक बात है लेकिन यह इतना शक्तिशाली था कि वह मुझे एक ही झटके में आउट कर सकता था। और वह दिखने में बहुत अजीब लग रहा था, जैसे उसके लंबे बिखरे हुए बाल थे, उसके शरीर बहुत बड़ा था और उन्होंने शर्ट की जगह बाघ की खाल पहनी हुई थी। और फिर वह कमांडर कुछ सोचता है और बोलता है, तो क्या वह बाघ की खाल पहनने वाला एक शक्तिशाली आदमी था? फिर कैप्टन बोलता है, हाँ हाँ आपने सही कहा कमांडर। वो कौन था कमांडर? फिर वो कमांडर बोलता है, ऐसा लगता है जिसने तुम्हें मारा और बच्चों को पकड़ लिया वो वही आदमी है। फिर कैप्टन बोलता है, उस आदमी का मतलब कमांडर? फिर वो कमांडर कैप्टन से पूछता है, क्या तुम 4 सुप्रीम हेवन में से एक एल्डर इविल हेवन को जानते हो? फिर वो कैप्टन चौंकते हुए बोलता है, क्या आपने एल्डर हेवन कहा? और वो कमांडर बोलता है, हाँ यही सही है कैप्टन, और तुम्हें पता नहीं होगा कि उसे यहाँ से भेज दिया गया था लेकिन हाल ही में वो 6 ब्लड वैली में वापस आ गया है और वो रक्तपंथ की परम शक्तियों में से एक 4 पूजनीय है और वह जिसकी पर्सनालिटी सबसे अजीब है वो है द एबनॉमिनल इविल हेवन। और फिर सीन शिफ्ट होता है उस जंगली आदमी को दिखाते हुए जिसके पास वुनी का सोडम तलवार होता है और वह वुनी से पूछता है, क्या तुम इसकी तलाश कर रहे हो? और मैंने सुना है कि सभी नए कैडेट बहुत कमजोर थे लेकिन इस तरह से छोटी तलवार रखना किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसके पास टूटा हुआ डेंटिन के कारण आंतरिक ऊर्जा नहीं है इसे झेलने के लिए। और वो नहीं अपनी सोडम तलवार को देख रहा होता है जो उस जाइंट के पास होता है। फिर वह जाइंट एक स्माइल के साथ बोलता है, यह बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और फिर सीन शिफ्ट होता है कैप्टन और कमांडर को दिखाते हुए जो एक सीधी पहाड़ दौड़ते हुए चढ़ रहे होते हैं और वह कैप्टन कमांडर से बोलता है, मुझे माफ कर दीजिए कमांडर, मैं क्षमा चाहता हूँ, ये सब मेरी लापरवाही के कारण हुआ है। और कमांडर बोलता है, वो सुप्रीम एल्डर ऐसे आदमी नहीं है जिसके बारे में तुम कुछ भी बोल सकते हो। फिर कैप्टन बोलता है, मुझे मत बताओ कि उसने उन लोगों को मार डाला है या नहीं, वो एक इंटरमीडिएट रैंक के कैडेट है जिन तक पहुंचना बहुत मुश्किल है और मैं वो नहीं के बारे में निश्चित नहीं हूँ लेकिन वो दोनों जुड़वा बच्चों को वो एडवांस रैंक पर हो सकते हैं। फिर वह कमांडर बोलता है, मुझे यह भी नहीं पता कि उनके साथ क्या होगा। और यह बोलकर वो कमांडर अपना मन में सोचता है, मैं जानता था कि वह पागल बूढ़ा आदमी समय समय पर यहाँ आता रहता था लेकिन मैं उनसे कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि वह कैडेट के साथ ऐसा खिलवाड़ करेंगे। फिर वो कैप्टन से बोलता है, हम वहाँ पर पहुँचने वाले हैं जहाँ पर वो रहता है और कैप्टन हो प्लीज अपना ध्यान रखना कि सुप्रीम एल्डर से कैसे बात किया जाता है। 4 सुप्रीम के भीतर भी वो सबसे सनकी है और उससे निपटना सबसे कठिन है। और वो लोग दौड़ते दौड़ते एक गुफा के सामने पहुंच जाते हैं और फिर उस गुफा के सामने कमांडर अपने हाथ को जोड़कर नीचे बैठ जाता है और बोलता है, सभी ब्लड डीमन के अधीन है और ब्लड डीमन पे रूल कर सकते हैं
सुप्रीम एल्डर मैं कमांडर गुसंग हूँ जो 6 ब्लड वैली का कैडेट का इंचार्ज है। और फिर कमांडर गुस्से से कैप्टन की तरफ देखते हुए बोलता है, शीघ्रता से उनके प्रति अपना सम्मान व्यक्त करो। और कैप्टन वो नीचे बैठते हुए अपने सर को झुकाकर बोलता है, हाँ कमांडर। फिर वह कमांडर और कैप्टन देखता है कि उस डीमन गुफा के अंदर से कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आता है। तो कैप्टन बोलता है, कमांडर क्या हमें अंदर जाकर नहीं देखना चाहिए? फिर वह कमांडर बोलता है, बस करो तुम, उसकी चिंता में पड़ने से कोई फायदा नहीं होगा। और वह कमांडर के इतना बोलते ही तभी वो जायंट आदमी उस कमांडर की तरफ एक नट फेंक कर मारता है। पर किसी तरह से वो कमांडर उस नट को रोकने में कामयाब हो जाता है और बोलता है, अरे बाप रे, ये नट कितनी स्पीड से मेरी तरफ आ रहा था। और फिर उस जायंट को दिखाया जाता है जो कुछ खा रहा होता है और वह खाते हुए बोलता है, मुझे लगता है कि तुम एक कमांडर के लिए काफी योग्य हो क्योंकि तुमने उतनी तेजी से आ रहे नट को अपनी तलवार की मदद से रोक लिया। और फिर वह कमांडर उस जायंट से बोलता है, मैं उस प्रशंसा का पात्र नहीं हूँ, मैं आप जैसा व्यक्ति के लिए कीड़ा मात्र हूँ सुप्रीम एल्डर। फिर वह जायंट बोलता है, जाहिर तौर पर ऐसा ही है, और जिस कारण से तुम लोग यहाँ पर आए हो, क्या यह इन बच्चों की वजह से है? फिर वह कमांडर बोलता, आपने सही कहा सुप्रीम कमांडर, और हम उन्हें अपने पंथ में योद्धाओं के रूप में खड़ा करने जा रहे हैं। और फिर वह जायंट चिल्लाते हुए बोलता है, क्या तुम्हें डर है कि मैं इन बच्चों को चोट पहुंचाऊंगा? फिर वह कमांडर डरते हुए बोलता है, बिल्कुल नहीं सुप्रीम एल्डर। फिर वह जायंट बोलता है, और जो बच्चे यहाँ पर है वो काफी शांत प्रतीत होते हैं, तो उन्हें कुछ गुण सिखाने के बारे में सोच रहा था जब तक वो मेरे साथ यहाँ पर है, तो तुम उसके बारे में चिंता मत करो। फिर वह कमांडर अपना मन में सोचता है, क्या वो सुप्रीम एल्डर उसे पर्सनली टीच करेंगे? और उन्होंने अब तक कभी भी किसी शिष्य को स्वीकार नहीं किया, तो इन तीनों को कैसे स्वीकार कर लिया? फिर वह कमांडर जायंट से बोलता है, मैं समझ गया सुप्रीम एल्डर, मुझे नहीं पता था कि आपका इरादा क्या था, और इन शिष्यों को शामिल करने के लिए बधाई हो सुप्रीम एल्डर। फिर वह जायंट अपने कान को खुजलाते हुए बोलता है, मैं बस इस स्थान पर अपने अकेलेपन को शांत करने के लिए उनका उपयोग कर रहा हूँ, और क्या तुमको लगता है कि मैं किसी स्टूडेंट को अपना लूंगा? फिर वह कमांडर बोलता है, मुझे माफ कर दिए सुप्रीम एल्डर। और फिर वह कैप्टन अपने मन में सोचता है, वो किस बारे में बात कर रहे हैं, क्या वे उन्हें अपने स्टूडेंट के रूप में नहीं ले रहे हैं? लेकिन एक शक्तिशाली मार्शल आर्ट मास्टर से सीखना पहले से ही जीवन बदलने वाला अनुभव है, और तो यह 4 सुप्रीम में से एक का मास्टर है, सो वो नहीं, मैं तुमको वो मौका नहीं दूंगा। और फिर वह कैप्टन ओ बोलता है, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ सुप्रीम एल्डर, आपके द्वारा लिए गए कैडेट में से एक वोनी का एनर्जी कोर नष्ट हो गया है। फिर वह कमांडर बोलता है, कैप्टन ओ, यह तुम क्या बोल रहे हो? फिर कैप्टन ओ उस जायंट से बोलता है, वो नहीं आपकी शिक्षा को ग्रहण करने का योग्य नहीं है। और इतना बोलते तभी वो सुप्रीम एल्डर जो एक जायंट होता है वो पूरा कसकर एक नट उस कैप्टन के तरफ फेंक कर मारता है, और वह नट कैप्टन को आकर लगता है, तो वो चिल्लाते हुए उड़कर पहाड़ से नीचे गिर जाता है। फिर वह जायंट हंसते हुए बोलता है, तुम अपनी राय क्यों दे रहे हो जबकि मैंने ही उसे पढ़ाने का निर्णय लिया है? और वह जायंट गुस्से से बोलता है, मैं तुम्हें अब और बात करते हुए नहीं सुनना चाहता, चले जाओ अभी तुरंत। फिर वह कमांडर डरते हुए बोलता है, मैं समझ गया सुप्रीम एल्डर, मैं अभी इस जगह से जा रहा हूँ। और फिर वह कमांडर और कैप्टन वहां से चले जाते हैं। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 14 यहाँ पर खत्म हो जाता है। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में।